हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हमारे क्लास का दूसरा भाग है, अर्थात इस पार्ट का दूसरा भाग। ठीक है, पहले पार्ट में आपने ये पढ़ा था, पहले पार्ट के पहले पार्ट्स में ये पढ़ा था कि कैसे और क्या क्या वायुमंडल के घटक होते हैं, कृषि मौसम विज्ञान की जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए, वातावरण या वायुमंडल में कितने आवरण हैं, कितने स्तर हैं। थोड़ा से पढ़े थे आप जलवायु और मौसम के बारे में, तो हम यहीं से आगे जाएंगे। आज हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ वेदर मीन्स मौसम के तत्व। तत्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं तत्व? किसे कहते हैं जी तत्व? तत्व का मतलब क्या होगा? किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का वह छोटा से छोटा भाग जो उस वस्तु की पूर्ण गुण रखता हो, तत्व कहलाता है। तत्व का मतलब, अब मौसम के तत्व का मतलब जिन जिन चीज़ों से मिलकर मौसम बनता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा, हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं मौसम के तत्व। ठीक है, मौसम के तत्व ये पढ़ना है आपको। बहुत सिंपल सा ही है, सीधे से बात हम लोग उसमें जाएंगे कि मौसम के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे तापमान, वायु दाब, दिशा। कौन सी दिशा? किसकी दिशा? वायु की दिशा। वायु की दिशा। गति। किसकी गति? वायु की गति। वायु गति। ठीक है। धूप, आर्द्रता और बादल। ठीक है, और बादल, ये सारे क्या हो गए? मौसम के तत्व हो गए, एलिमेंट्स ऑफ वेदर हो गए। समझ में आ गया? इन तत्वों में, पूरे तत्वों को आप ध्यान से देखिए तो देखने से हमें ये पता चलता है कि बादल द्रव्य, बादल द्रव्य है कि नहीं? बादल द्रव्य है, तो जाहिर सी बात है ये सारे भी द्रव्य है। कौन कौन सा? तापमान को छोड़कर, धूप को छोड़कर। द्रव्य का मतलब क्या होता है? मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ। मैटर मीन्स पदार्थ। तो प्रकृति की हर वस्तु जिसे हम छूकर, देखकर, सूंघकर अनुभव करते हैं, सब पदार्थ में गिनती आती है द्रव्य। तो जो बादल द्रव्य होता है, ठीक है, बादल द्रव्य, और बाकी पूरे के पूरे तत्व हम आसानी से माप सकते हैं, क्योंकि सभी परिवर्तनशील है। क्या है? सभी परिवर्तनशील है। समझ में आ गया? सभी में बदलाव होता है, बदलाव हो रहा है मतलब हम आसानी से माप लेंगे, नाप लेंगे, आसानी से जान जाएंगे कि कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। ठीक है, अर्थात किसी भी स्थान की मौसम ज्ञात करने के लिए हमें पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले पॉइंट की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और वो है तापमान। तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर या तापमान। ठीक है, तापमान क्या होता है? सीधी सी बात है, जिसमें हमको गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो मैं सीधा कंटेंट में जा रहा हूँ। सूर्य की किरणों के द्वारा निकलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, प्रकाश किरणें जहाँ से हम ऊष्मा ग्रहण करते हैं। कहाँ से? सूर्य किरणों से हम क्या ग्रहण करते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा ग्रहण करते हैं, और ये ऊष्मा ही हमको गर्मी बताती है, टेम्परेचर बताती है। समझ में आया? समझ में आया? इसी ऊष्मा से संपूर्ण वायुमंडल को ऊष्मा मिलती है। संपूर्ण वायुमंडल को ऊष्मा मिलती है। समझ में आ गया? ताप, जैसे ताप जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही जैसे वायु आवश्यक है ना, वैसे ताप भी जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। किसके जीवन के लिए आवश्यक तत्व है? सभी पेड़ पौधों के लिए आवश्यक तत्व है ताप। ताप आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? जीवन के लिए। ताप आवश्यक है जीवन के लिए, याद रखेंगे आप लोग। जीवन के लिए कह दें तो समस्त पेड़ पौधे और जीवधारी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा इसके कंटेंट के बारे में। तो क्षैतिज तल पर ताप सौर विकिरण प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है। क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर प्राप्त होने वाले ताप को, क्षैतिज तल
पर प्राप्त होने वाले ताप को सूर्याभिताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्याभिताप कहते हैं। सूर्याभिताप का मतलब इंसोलेशन। समझ में आ गया? अब धरातल पर हर वर्ग गज क्षेत्रफल से 1,00,000 अश्व शक्ति ऊर्जा का विकिरण होता है। समझ में? सूर्य के धरातल से। किसके धरातल से? सूर्य के धरातल से। सूर्य धरातल से। सूर्य धरातल के, मैं ऐसा लिख देता हूं, सूर्य धरातल के प्रत्येक वर्ग गज क्षेत्रफल से कितनी हार्स पावर? 1,00,000 अश्वशक्ति विकिरण के रूप में हमेशा निकलते रहता है। अश्वशक्ति विकिरण के रूप में हमेशा निकलते रहती है। समझ में आ गया? ठीक है। सूर्य के अलावा कहने का मतलब ब्रह्मांड में सूर्य ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है। अब सूर्य के अलावा ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह है, पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त उष्मा की मात्रा बहुत कम होने के कारण जलवायु को प्रभावित नहीं कर पाती। क्यों प्रभावित नहीं कर पाती? सूर्य के अलावा ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, जितने भी उपग्रह हैं, पृथ्वी के गर्भ से जो उष्मा प्राप्त होगी वो जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकती। कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होने वाली ताप काफ़ी कम होती है सूर्य से प्राप्त होने वाली ताप की अपेक्षा। समझ में आ गया? परमाणु ऊर्जा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परमाणु ऊर्जा के बारे में आप लोग सुने, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते होंगे आप लोग। परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है कि अभी कई जगह ऊर्जा का उत्पादन परमाणु शक्ति से किया जा रहा है, परमाणु चलित यंत्र या उद्योगों से किया जा रहा है। परमाणु या तत्व की वहाँ पर विघटन किया जाता है, विखंडन किया जाता है। विघटन और विखंडन से बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है उससे। परमाणु ऊर्जा विखंडन की क्रिया के द्वारा, इसकी क्रिया के द्वारा, विखंडन की क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। समझ में आ गया? ठीक है। पृथ्वी के भूपटल पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है रेडियो सक्रिय तत्व के विघटन, रेडियो एक्टिव बोलते हैं जिसको आप लोग, रेडियो एक्टिव सुने हैं आप लोग? रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन, इसका भी विखंडन या विघटन किया जाता है। ठीक है, विखंडन या विघटन करते हैं तो क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन फिर भी इन तीनों चीज़ों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जलवायु को प्रभावित नहीं करते। किसको प्रभावित नहीं करती? जलवायु को प्रभावित नहीं करती। याद रखेंगे आप लोग, जलवायु को प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसकी तीव्रता कम होती है, कहना चाहिए मात्रा कम होती है, इसीलिए। समझ में आया? आगे वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाए हैं कि पृथ्वी को सूर्य के द्वारा अगर उष्मा प्राप्त ना हो, समझ रहे हो, यदि पृथ्वी को सूर्य द्वारा उष्मा प्राप्त ना हो परंतु जलवायु पर उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता, यह ऐसा अनुमान में बताया गया है। अगर किसी कारणवश पृथ्वी को सनलाइट नहीं मिलेगी, सूरज की ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब भी जलवायु प्रभावित नहीं होगी। समझ रहे हो? जलवायु प्रभावित नहीं होगी। पृथ्वी तल पर वायु का ताप -237 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। कब? जब सूर्य ताप भूपटल पर नहीं पड़ती। समझ में आ गया? जब सूर्य का ताप भूपटल पर नहीं पड़ती, इसका ताप कितना होता है? -237 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर हमेशा उच्च दबाव का क्षेत्र बना रहता। ठीक है, उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता हमेशा। ठीक है, उच्च दाब का क्षेत्र बने रहने के कारण हर जगह आपको क्या दिखती? सिर्फ बर्फ ही बर्फ, हर जगह बर्फ दिखती। समझ में आया? देखो, कल्पना करी, टेम्परेचर से आप सभी वाकिफ़ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर हर जगह बर्फ दिखती तो मानव का कोई अस्तित्व नहीं होता।
मानव का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये याद रखेंगे आप लोग। अगर हर जगह बर्फ़ है तो मानव का अस्तित्व थोड़ी होगा। होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ गया? ये पूरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। सूर्य द्वारा प्रसारित सौर ऊर्जा पूर्ण रूप से पृथ्वी को कभी भी प्राप्त नहीं होती, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य के द्वारा प्रकाशित ऊर्जा या प्रसारित ऊर्जा, ऐसा कहेंगे, प्रसारित या प्रकाशित ऊर्जा पृथ्वी को कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि अवशोषण, परावर्तन, बिखराव के कारण आधे से ज़्यादा हिस्सा वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो? सूर्य से प्राप्त, किससे प्राप्त? सूर्य से प्रसारित, ऐसा लिखते हैं, सूर्य से प्रसारित होने वाली ऊर्जा पूर्ण रूप से पृथ्वी को प्राप्त नहीं होती। किसको प्राप्त नहीं होती? पृथ्वी को प्राप्त नहीं होती। समझ में आ गया? पृथ्वी को प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वायुमंडल में अवशोषण हो जाता है, कुछ का अवशोषण हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, बिखराव या विखंडन हो जाता है। समझ रहे हो ना? बिखराव या विखंडन के कारण पूरी तरह से पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती। फिर भी देखिए कितना टेम्परेचर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हम सीधे उस पॉइंट में आते हैं, तापक्रम का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापक्रम का कृषि पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकांश जनता आज भी कृषि उत्पादों पर ही निर्भर रहती है। आपको ये जानना चाहिए कि तापमान पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान पर कृषि के प्रत्येक कार्य प्रभावित होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपने शुरू में पढ़ा था कि बीज के अंकुरण से लेकर, कहाँ से? बीज के अंकुरण से, याद आ रहा होगा आपको, अंकुरण से बीच में मिलेगा उसको फसल वृद्धि। क्या मिलेगा? फसल वृद्धि। फसल के पकने तक उपज को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? उपज को प्रभावित करती है। याद रखना, यह प्रभावित रहती है ताप से। सामान्य ताप फसल वृद्धि हेतु अनुकूल होता है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फसल के वृद्धि हेतु अनुकूल होता है। ठीक है। अब विभिन्न मौसम में उगाने वाले फसल के बारे में बात करें तो गेहूँ, जौ, सरसों जो शीत ऋतु में आती है, शीत ऋतु में फसल के लिए, शीत ऋतु में फसलों के लिए लगभग 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? कितने? 16 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर आसानी से उग जाता है। सरसों है, शीत ऋतु की जो फसलें हैं वो सारे। अधिकांश फसलों को पकने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हमारे पूरे पृथ्वी के धरातल पर कटिबंध के आधार पर फसल का निर्धारण होता है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, ऐसा आप लोग सुने हैं और पढ़ते भी है सोशल साइंस में। उसके आधार पर फसल का निर्धारण होता है कि किस जगह पर किस प्रकार की फसल उगानी चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे उष्णकटिबंधीय, क्या है? उष्णकटिबंधीय। अगर उष्णकटिबंधीय मौसम है, ठीक है, तो जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वहाँ पर हम चावल उगाना पसंद करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। क्योंकि इस समय फसल की उपज को, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसको पकने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और लगातार ज़्यादा तापमान के कारण कुछ भागों में कोहरा भी पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। कोहरा जानते हैं? ठीक है। और कोहरा के कारण फसलों को प्रायः नुकसान ही होता है। ठीक है। पाला भी एक प्रमुख प्रभावी अवस्था है जिसमें पौधे या फसल की वृद्धि या अंकुरण से लेकर पूरे
फसल के पकने तक वो प्रभावित होते रहती है। अधिक तापमान के कारण मरुस्थलीय भाग की कृषि शून्य रह जाती है। मरुस्थली उष्णकटिबंधीय, अब मैं बोलता हूँ उपोष्ण, उपोष्ण अत्यधिक गर्म क्षेत्र, अत्यधिक गर्म क्षेत्र मरुस्थल में कृषि शून्य, मतलब कृषि बहुत ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर, बहुत नहीं के बराबर, बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होती है। ठीक है, फिर आता है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? क्योंकि ज़्यादा बर्फ पड़ा शीतोष्ण कटिबंध में, तो यहाँ पर फसलों का उत्पादन प्रतिबंधित रहता है, मतलब फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी शीतोष्ण कटिबंध में आप गेहूं की खेती करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गेहूं समझ में आ रहा होगा आपको, गेहूं की खेती करना पसंद करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? इससे आप समझ, पूरे कंटेंट से आप ये समझ रहे होंगे कि तापमान के प्रभाव के कारण न केवल कृषि प्रभावित होती है, बल्कि संपूर्ण जीव जगत भी प्रभावित होते रहता है हमेशा। समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग कल फिर से आगे बढ़ेंगे, उसमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पढ़ेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पढ़ेंगे, सारा पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे, वर्षा के प्रकार पढ़ेंगे, भारतीय वर्षा के विशेषताएं पढ़ेंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए सबको बाय, और आज के लिए थैंक यू। क्लियर है? बाय।